फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। वहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की जा रही है। देखिए, जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है ये किसका परिणाम होती है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। यानी जितनी भी चीज़ें हमें हमारी हेरिडिटी हमारे पेरेंट्स के थ्रू या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स के थ्रू आनुवंशिकता के रूप में हमें मिली हुई है, ये प्रभावित करती है। इसके साथ साथ बच्चा किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहा है, ठीक है, उसके परिवार का माहौल कैसा है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, ये भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर होते हैं जिनका परिणाम होता है हमारा वृद्धि और विकास। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पर, परवरिश शैलियाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है। पेरेंटिंग स्टाइल, यानी बच्चे को उसके फैमिली में किस तरीके का माहौल दिया जा रहा है, किस तरीके की परवरिश दी जा रही है। ठीक है, तो ये भी किससे संबंधित है, हमारे इन्वायरमेंट से ही। यानी बच्चे को किस तरीके का इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, तो ये तो प्रभावित करेगा ही। जैसे कि मान लीजिए एक कोई छोटा सा बच्चा है जिसके फैमिली में बहुत अच्छा माहौल है, जैसे कि उससे आप कह के बात किया जा रहा है, ठीक है, तो फिर उसका जो डेवलपमेंट है उस डायरेक्शन में होगा। बट वहीं पर एक बच्चा है जिसके फैमिली में डेली गाली गलौज हो रहा है, मारपीट वाली चीज़ें हो रही हैं, फिर जो उसका डेवलपमेंट है वो उस डायरेक्शन में होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो प्रभावित करेगा ही। इसके साथ साथ आनुवंशिकी ढांचा संरचना है ना, अब ये भी प्रभावित करेगा। यानी कि बच्चे को हेरिडिटी कैसे मिली, उसके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, उसके पेरेंट्स के थ्रू। जैसे कि आपने देखे होंगे कुछ जो बच्चे होते हैं उनकी आंखों का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, तो वो किसके द्वारा निर्धारित है, बच्चे की हेरिडिटी के द्वारा। ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते हम, तो ये भी प्रभावित करता है। विद्यालय अनुभव, यानी कि बच्चा स्कूल में किस तरीके का एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, उसके फ्रेंड सर्कल ग्रुप कैसे हैं। ठीक है, बच्चे को किस तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही आ जाएगा। व्यक्तिगत रुचि, यानी कि बच्चे की इंटरेस्ट किस चीज़ में, बच्चा क्या करना चाहता है ना, ये भी बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को ही प्रभावित करेगा, क्योंकि ये आपका हेरिडिटी वाला फैक्टर है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी शामिल होता है। तो यहाँ पर चारों ही फैक्टर है जो कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चारों ही बातें यहाँ पर सही दे रखी है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। अब देखिए, ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जो बच्चे के अंदर परिवर्तन होते हैं, जो चेंज होते हैं, है ना, वो किसके कारण से होते हैं, उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण से होते हैं। तो क्या ये सभी संस्कृति में सेम ही होंगे, क्या सभी संस्कृति एक ही रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे के अंदर चेंज होते हैं, जो उसका विकास होता है, ये सभी संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, क्योंकि कोई कोई संस्कृति है जो कि अलग रूल रेगुलेशन फॉलो करती है और कोई कोई संस्कृति है जो कि अलग रूल रेगुलेशन फॉलो करती है। ठीक है, किसी के समाज का माहौल अलग बना हुआ है किसी जगह का, ठीक है, और कहीं पर किसी जगह का जो सामाजिक माहौल है वो अलग बना हुआ है। तो यहाँ पर बच्चा जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा। ठीक है, तो समान गति से होता है, ये बात यहाँ पर कहना पूरी तरीके से गलत है, अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन क्या दे रखा है, एक आयामी और रेखीय होता है। देखिए, जो हमारे अंदर जो भी चेंज होते हैं ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं, कई आयामों में हमारे अंदर चेंज हो रहे होते हैं। जैसे कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, ठीक है, मोटर एक्टिविटी संबंधी गतियाँ हम सीखते हैं। इसके अलावा हमारे संज्ञान का विकास हो रहा होता है ना, जिस तरीके की इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ से चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा सामाजिक विकास है वो हो रहा होता है, संवेगात्मक विकास हो रहा होता है। तो जो भी हमारे अंदर चेंज हो रहे हैं, जो हमारे अंदर विकासात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, ये कई डायरेक्शन में हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में नहीं हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, यूनि डायमेंशनल नहीं होता। ये बात कहना यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यानी हमारे अंदर जितनी भी चेंज है ना, वो किस वजह से आ रहे हैं, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण। यानी किस तरीके की हेरिडिटी हमें मिली हुई है और किस तरीके के इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, उन्हीं दोनों का परिणाम क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास। ठीक है, जितनी अच्छे इन्वायरमेंट में हम रहेंगे, जितनी अच्छी हमें हेरिडिटी मिली होगी, उतना ही अच्छा हमारा विकास भी होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या दे रखा है, अपरिवर्तनीय है और पैर की उंगली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, जो आपके विकास के दिशा का सिद्धांत आता है, जो कि क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ये सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, बट यहाँ पर उल्टा दे रखा है, तो ये तो बात यहाँ पर होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अभी आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा
एजुकेशन और दूसरा क्वेश्चन एजुकेशन क्या दे रखा है, सभी संस्कृति में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी, ठीक है। एक ही उम्र में कोई भी बच्चा विकास के चरण से नहीं गुजरता है। जैसे मान लीजिए जो बच्चे होते हैं उनकी जो रेट होती है ना, जो समय होता है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे कुछ बच्चे होते हैं जो कि 8 से 9 महीने में चलना भी सीख जाते हैं, बोलना भी सीख जाते हैं, बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि चलने बोलने में 2 से 3 साल तक का समय लग जाता है। तो जो रेट होती है, जो दर होती है, जो समय होता है, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेज होती है उसमें बच्चा आएगा तो जरूर, बट अलग अलग समय पर, है ना। और सभी संस्कृतियों में एक ही उम्र में नहीं आते बच्चे, अलग अलग उम्र में आते हैं, अलग अलग तरीके से उनका विकास भी होता है। तो ये बात यहाँ पर गलत दे रखा है। इसका रीज़न क्या दे रखा है, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। तो ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखा है। बचपन सार्वभौमिक नहीं हो सकता, बचपन सभी का एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे कि आपने देखे होंगे कुछ बच्चे हैं जो कि मान लीजिए कि 5 से 6 साल के ही है ना, तो कुछ बच्चों को 5 से 6 साल की एज में बहुत अच्छी चीज़ें खाने को मिल सकती हैं, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने को मिल सकती हैं। और कोई एक बच्चा है जो कि 5 से 6 साल के उम्र में ही बैलून बेच रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ें सड़क पर बेच रहा है। तो यहाँ पर जो बचपन है क्या सभी बच्चे के लिए सार्वभौमिक है, एक समान है, डिपेंड करता है कि उसको उसकी जो परिस्थितियाँ हैं वो कैसी हैं, ठीक है, बच्चों किस तरीके का इन्वायरमेंट मिला है ना। तो यहाँ पर बचपन सभी के लिए एक समान नहीं हो सकता। कोई बच्चा 5 से 6 साल की उम्र में अच्छे से बैठ के स्कूल जा रहा है, खा पी रहा है, ठीक है, बट कोई बच्चा 5 से 6 साल की एज में सड़क पे कुछ भी बेच भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात दोनों ही गलत दे रखी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा, ए और आर दोनों ही गलत है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये भी आपका एजुकेशन और रीजन वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी आपके एग्जाम में जो है इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की इस क्लास में ज़्यादा ले रखा है। समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो एजुकेशन दे रखा है ये पूरी तरीके से गलत दे रखा है। जो समाजीकरण होता है बच्चे का, है ना, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके 2 फैक्टर होते हैं। एक तो होता है आपका प्राथमिक कारक, है ना, और एक होता है आपका द्वितीयक कारक, यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन, और एक होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है इसमें तो आ जाता है परिवार, यानी कि फैमिली, क्योंकि बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है और जैसे ही जन्म लेता है तुरंत ही जो परिवार के सदस्य होते हैं बच्चे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तुरंत ही अरे मेरा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे का सामाजिकरण हुआ वो कब से शुरू हुआ, बच्चे के जन्म से ही उसका सोशलाइजेशन शुरू हो गया, ठीक है। आपको लगता है कि बच्चा कुछ सुन नहीं रहा है, ठीक है, या फिर उसको कुछ फील नहीं हो रहा है, बट वहीं से उसकी जो सामाजिकरण की प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। तो जो सामाजिकरण की प्रक्रिया वो शुरू कहाँ से होती है, जन्म से। और शुरू किसके द्वारा होती है, तो फैमिली के द्वारा, परिवार के द्वारा, ठीक है। इसलिए जो परिवार है इसको सामाजिकरण का प्राथमिक कारक, मुख्य एजेंसी, ठीक है, इन सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका मीडिया आ जाएगा, है ना, मास मीडिया, जैसे कि बच्चे अभी बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है फ़ोन का यूज कर रहे हैं और जिस तरीके के वो कार्टून देख रहे हैं, जिस तरीके की उसमें चीज़ें देख रहे हैं, फिर उन्हीं लैंग्वेज में बात भी कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो स्कूल होता है ये भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद इन जगहों से सीखता है ना, आस पड़ोस। इसके अलावा संस्कृति की बात कर लें, धर्म की बात कर लें, समाज की बात करते हैं, ये सारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आपके आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमसे किसके बारे में पूछ रखा है, स्कूल के बारे में ही पूछ रखा है, बट यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे आप तो दे रखा है स्कूल में ही होता है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। स्कूल से बच्चे का सोशलाइजेशन होता है बट स्कूल में ही होता है, ये बात कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि स्कूल के अलावा भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं, सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि मीडिया हो गया, है ना, बच्चे की संस्कृति होगी, बच्चे के आस पड़ोस हो गया, फैमिली हो गया, है ना। तो ये फैक्टर भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, बट यहाँ पर दे रखा है स्कूल में ही होता है, तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। इसका रीज़न क्या दे रखा है, स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है, ये भी बात यहाँ पर गलत है। द्वितीयक संस्था तो है बट एकमात्र संस्था, यानी सिर्फ स्कूल की ही बात हो रही है, जबकि द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आपकी मास मीडिया भी आ जाएगी, ठीक है, बच्चे का समाज भी आ जाएगा, संस्कृति भी आ जाएगी, ठीक है, बट यहाँ पर स्कूल के बारे में ही बता रखा है। तो ए और आर दोनों ही गलत दे रखे हैं यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है, उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलवर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा किस स्तर पर है। अब देखिए जो लॉरेंस कोहलवर्ग है जिन्होंने कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिन्होंने कि नैतिक विकास के 3 लेवल दिए थे, ठीक है। पहला लेवल क्या हो जाएगा, प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, और जो दूसरा लेवल है वो क्या है, कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा वाला लेवल क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और हर एक लेवल में, हर एक स्तर में इन्होंने 2-2 स्टेज बता रखी है, 2-2 अवस्थाएं भी बता रखी हैं। जो इनकी पहली अवस्था है उसका नाम क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन, है ना।
अब बच्चा जो है, जो सीमा है यहाँ पर वो इसी वाले स्टेज में, दंड और आज्ञा पालन वाले में, है ना। हर एक लेवल में इन्होंने 2-2 स्टेज बता रखी है, यानी कितनी इन्होंने स्टेज बताई है, तो 6 स्टेज बताई है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इन्होंने स्तर कितने दिए, तो 3 स्तर दिए, और स्टेज कितने दिए, 6 स्टेज दिए, ठीक है। जो उनकी पहली वाली स्टेज है उसी में सीमा है, क्योंकि जो सीमा है वो यहाँ पर क्या कर रही है, दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन कर रही है ना, नैतिकता को प्रदर्शित करती है। जैसे कि अगर कई बार हम देखें तो अगर हमारे घर में कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं, है ना, तो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, हालांकि जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके अंदर तो नैतिकता पाई ही नहीं जाएगी। हाँ, जो 5 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है धीरे धीरे जो मोरलिटी होती है, जो नैतिकता होती है वो आने लगती है, क्योंकि नैतिकता जन्म से नहीं होती, जन्म के बाद डेवलप होती है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए कोई मेहमान वगैरह आते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं तुरंत ही मिठाई पे टूटना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो वहाँ पर मम्मी उनको तुरंत डांट लगाती है कि अगर तुमने मिठाई छुई, है ना, तो फिर डांट पड़ेगी, पिटाई होगी। फिर बच्चे उस चीज़ को टच भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि बच्चे वहाँ पर डर गए, है ना। डर की वजह से वो नैतिकता का पालन करते हैं, नैतिकता दिखाते हैं, उनके अंदर नैतिकता होती नहीं है। फिर वहीं से बच्चा धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करता है, जो मोरलिटी होती है, नैतिकता होती है, ठीक है। फिर जब बड़े हो जाता है तो फिर जब तक मेहमान जाए ना, वो मिठाई को टच भी नहीं करता है ना। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है, इसके अंदर बचपन से तो नैतिकता होती नहीं है, धीरे धीरे डेवलप की जाती है। तो जो सीमा है उसके अंदर जो उसकी मम्मी अभी नैतिकता डेवलप कर रही है ना, बोल रही है कि मेरी आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई नहीं खाना, नहीं तो डांट पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर जो नैतिकता है वो कौन से स्तर पे, क्योंकि यहाँ पर स्तर के बारे में ही पूछ रखा है, स्टेज हमसे नहीं पूछ रखा है, तो पहले वाले प्री कन्वेंशनल लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। देखिए जो जीन पियाजे हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, जिसको मैंने आप लोगों को SPCF के थ्रू याद करा रखा है, ठीक है। S मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, प्री मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, C मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और F मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बट यहाँ पर हमसे स्टेज पूछ ही नहीं रखा है, ठीक है। यहाँ पर तो हमसे ये पूछ रखा है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। देखिए किस प्रक्रिया द्वारा संज्ञानात्मक विकास सुगम होता है, एडॉप्टेशन। जैसे कि मान लीजिए जो सर्दियाँ आती हैं तो तुरंत ही हम लोग क्या करते हैं, जो पहनावे होते हैं हमारे, उसमें हम चेंज लाते हैं, मोटे कपड़े पहनने लगते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, प्रकृति के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं, वो क्या होता है आपका एडॉप्टेशन, अनुकूलन, है ना। तो यहाँ पर इसकी बात कौन करते हैं, आपके जीन पियाजे कहते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने जो संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी जो हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, इसमें चेंज करते हैं कुछ, है ना। कि हमने जो चीज़ें हमारे प्रकृति में हो रही हैं चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए बारिश हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं, है ना। गर्मी लग रही है तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, ठंडी लग रही है तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। तो हमने क्या किया, जिस तरीके की प्रकृति उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को चेंज भी कर रहे हैं, बदलाव भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एडॉप्टेशन, अनुकूलन हो जाएगा, यानी प्रकृति के अनुरूप खुद को ढालना ही क्या होता है, अनुकूलन, एडॉप्टेशन होता है। रीइंफोर्समेंट की बात जीन पियाजे नहीं करते हैं, इसकी बात कौन करते हैं, BF स्किनर करते हैं, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। पूर्वाभ्यास की बात भी ये नहीं करते, क्योंकि इनका संबंध किससे, कंस्ट्रक्टिविज्म से, रचनावाद से। जो रचनावाद है ये लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। कलन विधि तो आपके एग्जाम में कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो आप उसको पहले ही कट कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। कलन विधि का मतलब होता है कि बिल्कुल फिक्स्ड कर देना, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बता रखी है, जिसके बारे में ऊपर मैंने आप लोग को बताया, उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जुड़ी चुने, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था कि जो जीन पियाजे ने उनके संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दे रखी है, जिसमें कि पहले तो आपको यहीं पर दे रखी है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब ये होगा कि बच्चा इसमें क्या करेगा, अपने सेंसेस का यूज करके किसी चीज़ के बारे में जानेगा, सीखेगा, है ना। जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है बच्चे की, इसलिए इस अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है, जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है ना। अब इसके साथ में क्या दे रखा है, नाटकीय खेल में संलग्न। तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखा है। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है इसमें बच्चा नाटकीय खेल करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका होगा नहीं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसके साथ में दे रखा है वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये बच्चे के अंदर सेंसरी मोटर स्टेज में ही डेवलप हो जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, वस्तु स्थायित्व क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, ये जन्म से 2 साल तक के बच्चे में मतलब बच्चे के अंदर आ जाती है। जब बच्चा 4 से 5 महीने का रहता है, 6 से 7 महीने का रहता है, तो आप उसके सामने कोई भी टॉय रख दें, कुछ भी रख दें, फिर उसको हटा दें, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बच्चे को थोड़ा बहुत रोएंगे, फिर उसको लगेगा कि नहीं वो मेरे सामने से चीज़ें हट गई है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो गया, 1 से 1.5 साल का हो गया, उसके सामने कोई खिलौना रख दीजिए, ठीक है,
कोई टॉय रख दीजिए, फिर उसको हटा लीजिए, बच्चा तुरंत रोना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं वो चीज़ रखी हुई है, ठीक है, सिर्फ मेरे सामने नहीं है। पहले बच्चे को ये चीज़ पता नहीं थी, ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी अब बच्चे को समझ में आ गया कि जो वस्तु है वो स्थायी है, स्थायी रूप से है, सिर्फ मेरे मम्मी या फिर मेरे पापा ने उस चीज़ को हटा रखा है, गायब कर रखा है, तो अगर मैं रोऊंगा तो वो चीज़ मुझे वापस मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए बच्चा वहाँ पर रोना स्टार्ट करता है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है ना। पहले तो नहीं रहती है स्टार्टिंग में 5 से 6 महीने, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है ना। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ में दे रखा था प्री ऑपरेशनल, जिसमें बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का होता है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं, है ना। अब देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात करें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम। ये बात तो यहाँ पर सही दे रखी है, बट जो सीटेट वाले उन्होंने इसको ऑप्शन माना है डी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसको भी उन्होंने सही दे रखा है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निम्नात्मक तर्क में सक्षम, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो परिकल्पित निम्नात्मक तर्क कर लेता है, ठीक है, यानी कि जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जो बच्चे को टच एंड फील नहीं होती, बच्चे को दिखाई भी नहीं देती, बच्चा उसके बारे में थिंकिंग कर पाता है, ठीक है। और जो परिकल्पित निम्नात्मक जो नियम वगैरह होते हैं उनको प्रूव कर लेता है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि ये भी ऑप्शन आपका सही है, बट इन्होंने माना नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीधे सीधे दे रखा है ना। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। अब देखिए जो लेव वाइगोस्की है, सिंपल सी बात है, इनका संबंध किससे, रचनावाद से। तो ये व्याख्यान की तो बात करेंगे, क्योंकि ये किसकी बात करेंगे, बच्चा कुछ करके सीखे, कुछ एक्टिविटी के थ्रू सीखे, ठीक है। तो ये पनिशमेंट सजा की भी बात नहीं करेंगे, ये रिवॉर्ड की भी बात नहीं करेंगे, पुरस्कार की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी मनोवैज्ञानिक है जिनका संबंध रचनावाद से है ना, वो कभी भी पुरस्कार और दंड जैसे वर्ड की बात करेंगे ही नहीं। और ये आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव वर्ड है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था तो सिंपल सा आप ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करेंगे तो भी आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन पता चल जाएगा। यानी किसकी बात करेंगे, डायलॉग, संवाद की बात करेंगे। बच्चा परस्पर क्या करे, वाद विवाद करे, डिस्कशन करे, ठीक है, एक दूसरे के विचारों को साझा करे, है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए जब भी 3 वर्ड की बात हो, SCL, ठीक है, यानी कि समाज की बात हो, कल्चर संस्कृति की बात हो और लैंग्वेज की बात हो, तो आप जाइएगा लेव वाइगोस्की के साथ में। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो समाज की बात ही नहीं हुई है ना। देखिए जो डायलॉग है, जब बच्चा परस्पर विचारों को साझा करते तो वो कहाँ पर करते हैं, कहाँ से चीज़ों को सीख रहे हैं, समाज से ही तो सीख रहे हैं। तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि जो वर्ड बता दिए गए उनसे रिलेट करके जो वर्ड बन सकते हैं उस पर भी ध्यान देना है। इसलिए जो सीटेट का एग्जाम है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन था, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा था भाषायिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आपको सीधे यहाँ पर डायरेक्ट वर्ड दिख गया, ठीक है, लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला था SCL के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया हुआ, यानी कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात कौन करेंगे, लेव वाइगोस्की करेंगे, ठीक है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो कि कहते हैं कि जो समाज होता है ये बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कौन कहते हैं, लेव वाइगोस्की। संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक टूल, एक उपकरण की तरह काम करती है, तो भी लेव वाइगोस्की। भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, तो भी लेव वाइगोस्की, ठीक है। तो यहाँ पर भाषाई विकास के बारे में पूछ ही रखा है, तो कौन हो जाएंगे आपके लेव वाइगोस्की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जीन पियाजे के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, ठीक है, क्वेश्चन भी करा रखे हैं यहाँ पर। BF स्किनर ये रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, अनुकरण से सीखने की बात करते हैं, ठीक है। नॉर्म चॉम्स्की से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है, LAD की बात की है, ठीक है, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात की है। क्या कहते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क उसमें एक डिवाइस पाई जाती है, हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, परिकल्पनात्मक है। अगर आप अपने मस्तिष्क का ऑपरेशन वगैरह कराएं तो ऐसा नहीं कि उसमें आपको कोई डिवाइस मिलेगा, है ना, ये सिर्फ परिकल्पनात्मक है, मतलब आपकी सोच में ही है, जो कि कहते हैं नॉर्म चॉम्स्की कि जो हमारा मस्तिष्क होता है उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है, जैसे कि हम भाषा को एक्वायर करते हैं। जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से भाषा को पिकअप कर लेते हैं, उठा लेते हैं, है ना, सीखते नहीं है, वो डायरेक्ट एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की है, नॉर्म चॉम्स्की ने की है ना। तो ये यहाँ पर भी ये भी नहीं पूछ रखा है। यहाँ पर लेव वाइगोस्की आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था आपका 7 जुलाई का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बना था आपका, है ना। अब बात करें अगर हम हार्वर्ड गार्डनर की, तो उनकी थ्योरी से ये क्वेश्चन बना हुआ है, बट उनका यहाँ पर नाम नहीं दे रखा है ना। तो अगर आपने हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने जो थ्योरी वाली क्लासेस उसको करा रखा है, वहाँ से आप जो है उस क्लास को देखिए। लगभग आपकी 20 मिनट की क्लास होगी, बट वहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके एग्जाम में यहाँ पर इस बार भी एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो बिल्कुल फिक्स्ड क्वेश्चन है उनको कम से कम अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में से क्या शामिल है ना। अब देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर है जिन्होंने कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया, ये 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात करते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट दे रखा है इसके बारे में पूछ रखा है, तार्किक गणितीय बुद्धि, है ना। तो ये क्या होता है, छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल। देखिए यहाँ पर सिंपल सा देखने को मिल गया, स्थानिक बुद्धि की ना बात हो रही है, जिसके अंदर स्थान की प्रॉपर समझ, जैसे जो मूर्तिकार होते हैं, जो घरों के नक्शे वगैरह डिज़ाइन करते हैं, जो ग्राफ वगैरह डिज़ाइन करते हैं, उनके अंदर प्रॉपर स्थान की समझ होती है, कहाँ पर कौन सी चीज़ डिज़ाइन करनी है ना। तो उस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होगी, स्थानिक बुद्धि होगी, गणितीय तार्किक बुद्धि नहीं होगी। तो ये तो आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। अब देखिए बी ऑप्शन में आपको देखते ही समझ में आ रहा है, लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। तो लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता ये किसके अंतर्गत आपका आ जाएगा, संगीत में बुद्धि वाले व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि लता मंगेशकर जी हो गई, अरिजीत सिंह हो गए, सोनू निगम जी हो गए, है ना। इन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, संगीत में बुद्धि पाई जाती है। तो यहाँ पर तो हमें तार्किक गणितीय बुद्धि बताना है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, है ना। अब हम सी ऑप्शन की बात करें, विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक जाते। तो यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है, संगीत में बुद्धि वाले व्यक्ति की बात हो रही है ना। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही कट गए, है ना, और ए वाला भी कट गया। तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन बचा, है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकृत करना, पैटर्न पहचाना और विचारों के बीच संबंध बनाना। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। जो तार्किक गणितीय बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वो चीज़ों को अच्छी तरीके से वर्गीकृत कर पाएगा, तर्क कर पाएगा, पैटर्न, जैसे जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें पैटर्न खोजना रहता है, तो ये कौन सा व्यक्ति कर पाएगा, इसके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि हो जो तर्क कर पाए, है ना। तो यहाँ पर इसी वाले ऑप्शन की तरफ हम लोग चले जाएंगे, ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होता तो भी आप जो है, अगर आप कॉमन सेंस का यूज करते हैं तो भी इन 3 ऑप्शन की तरफ जाते ही नहीं, है ना, क्योंकि जो नाम है वही काम है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से वही अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अजेशन क्या दे रखा है, किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल सही बात यहाँ पर दे रखी है। देखिए कई तरीके के आप लोगों ने विज्ञापन भी देखे होंगे, जैसे कि जो ऐड वगैरह आते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं उनको घरों के काम करते हुए दिखाए जाते हैं, और जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उनको घरों के बाहर के काम करते हुए दिखाया। जैसे कि आपने डिटर्जेंट का एक ऐड देखा होगा, उसमें जो महिला है उसको दिखाया था कि वो कपड़े धुल रही है, ठीक है, वहाँ पर जो पुरुष है वहाँ पर बस खड़ा है। तो यहाँ पर किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ही प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि शुरू से ये चीज़ें धारणाएं बनी हुई है कि जो कपड़े धोने का काम है, जो झाड़ू पोछा करने का काम है, लड़कियों का काम है, महिलाओं का काम है, ठीक है, लड़कों का काम नहीं है। तो इस तरीके की जो धारणाएं होती हैं, इसको देखिए कहीं ना कहीं मीडिया भी बढ़ावा देती है ना, क्योंकि आप कोई भी सीरियल वगैरह उठा करके देख लीजिए, कोई भी मूवी उठा करके देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी आपको मूवी देखने को मिल जाएगी जिसमें जो लड़कियाँ होती है उन्हीं को घरों के काम करने के लिए कहा जाता है। मतलब वही दिखेंगी आपको कि जो हस्बैंड अगर बाहर जॉब पे जा रहे हैं तो वो टिफ़िन वगैरह बनाएंगी, है ना। हालांकि ऐसी बहुत सारी भी मूवीज़ भी आई हैं इसमें कि कुछ चीज़ें आपको चेंज देखने को मिली हैं, बट यहाँ पर जो पहले की मूवीज़ हैं, है ना, या फिर अभी भी जो नई नई मूवीज़ आ रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखने को जरूर मिल जाएगी। तो जो मीडिया होती है ये भी क्या करती है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप, जो पुरानी सोच की जो धारणाएं है, इसको बढ़ाने का काम कर रही है। जैसे जो किशोर या फिर किशोरी होते हैं उन पर गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है एक तरीके से। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही दे रखी है ना। अब यहाँ पर इसका रीजन क्या दे रखा है, मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। देखिए प्राथमिक संस्था, मुख्य एजेंसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, वो क्या होता है, ओनली परिवार, केवल परिवार ही होता है, इसके अलावा कोई नहीं। तो यहाँ पर मीडिया क्या है, द्वितीयक संस्था है, सेकेंडरी सोसाइटी के अंतर्गत आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखा है, यानी ए तो सही है लेकिन आर क्या दे रखा है, यहाँ पर गलत दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ये गलत दे रखा है, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो मीडिया है वो सामाजिकरण की देखिए यहाँ पर गलत दे रखा है। इसलिए जो बुक होता है ना, जब भी इसको रीड कीजिए तो उसको ध्यान से रीड कीजिए। कई सारे ऑप्शन होते हैं जो कि आपको अपने बुक्स में गलत देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो जब भी बुक्स को रीड करें आप उसको श्योर भी कीजिए कि सीटेट के ऑफिशियल आंसर की से जो आंसर वो मैच कर भी रहा है या फिर नहीं, ठीक है, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको गलत देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर यही क्वेश्चन आपका गलत दे रखा है, ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें। देखिए ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। प्रासंगिक का मतलब क्या होता है, बच्चे के रियल लाइफ से जुड़ा हो, है ना। ऐसा नहीं कि बच्चा रह रहा है इंडिया में, आप एग्जाम्पल दे रहे हो स्कूल का, बच्चा वहाँ पर कभी गया ही नहीं, तो उन जगहों के बारे में कैसे जान पाएगा। तो बच्चा जहाँ पर रह रहा है उसके संदर्भ से जोड़ करके चीज़ें पढ़ाइए, जो चीज़ें उसने अपने आसपास दे रखी है, ठीक है। अगर आप उसका बच्चे को एग्जाम्पल देंगे तो बच्चे को अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगे। तो गैर प्रासंगिक नहीं होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वर्ड भी देखने को आपको अपने ऑप्शन में मिल जाए तो वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, ठीक है। विभेदित निर्देश लागू करें, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी जो हर बच्चे होते हैं उनमें जो सीखने समझने की जो तर्क क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। हर बच्चे की सीखने की कैपेसिटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया कि हर बच्चे को अलग अलग तरीके से, ठीक है, या फिर एक ही क्लासरूम में 3 से 4 आप एग्जाम्पल दीजिए जिससे सभी बच्चों को समझ में आए, सभी बच्चों को हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करना, देखिए जब बच्चा सीख एक तरीके से नहीं रहा तो उसका मूल्यांकन है वो कैसे एक तरीके से किया जा सकता है। जो मानकीकृत वर्ड है ये भी आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव वर्ड है। जब भी आपको ऑप्शन में ये दिखे तो आप उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाइएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए जो मानकीकृत मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, सिर्फ बच्चे के एक ही पक्ष का मूल्यांकन करना, जबकि जो मूल्यांकन है वो कई पक्षों में किया जाना चाहिए। बच्चे का लिखित मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है, मौखिक मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके किसी स्किल्स का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन भी कई पक्षों में किया जाना चाहिए, है ना। बहिष्कृत प्रथाओं का अभ्यास करें, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आगे के क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्यूरी जाते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।